तो स्टूडेंट्स आ गया हूँ अपनी एक नई क्लास लेकर। आज की क्लास में आपको फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग जो कि अनीश जंग जी ने लिखी है, इसके बारे में इसके क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ। और जैसा कि जानते हैं यह है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम डिटेल में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल आप जैसा कि जानते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर का आपका जो पहला टॉपिक है इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और कल मैंने जो आपको दिए थे लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट टॉपिक सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, इसका क्वेश्चन आंसर उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, रेडी कर लिया होगा। आज मैं इसी लेसन का तो लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा टॉपिक आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसके बारे में बताने वाला हूँ। टॉपिक में जो मुकेश नाम का एक लड़का होता है उसकी कितनी मार्मिक रूप से इसके जो गरीबी को अनीश जंग जी ने वर्णन किया है उसको आज मैं आप बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो आई वांट टू ड्राइव अ कार इसकी एक छोटी सी समझ, एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ जो कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर को समझने में सहायक होगा। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलता हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में इस बात लेसन के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जाके आप उस लेसन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि जो मुकेश है उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसा कैसा वो चाहता था। अनीश जंग जी ने इस लेसन में अपनी कलम के माध्यम से एक गरीब बच्चे के जीवन की शैली का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इस लेसन में एक मुकेश नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि मोटर मैकेनिक रहता है, और वो बच्चा फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो फिरोजाबाद की कहानी बताने लगे कि फिरोजाबाद में जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे और वो चूड़ियों का धंधा क्यों करते थे। वहाँ बता रही है कि जो फिरोजाबाद में जो चूड़ियों का जो काम करने वाले कारीगर थे वो किस दशा में रहते थे। वो उनको बता रहे कि वो छोटे से बच्चे जब होते थे तो एक बंद कोठरी में जो भट्टी रहती थी, भट्टी के सामने बैठ के चूड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे चूड़ियाँ जोड़ते थे और इसी कारण जो है वहाँ पे जो बच्चे थे वो जल्दी ही अंधे हो जाते थे, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। लेकिन मुकेश उन बच्चों में नहीं था। मुकेश की जो इच्छा थी वो चूड़ियाँ नहीं जोड़ना चाहती थी। मुकेश की इच्छा ये थी कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा बड़ा होकर, और वो मोटर मैकेनिक बनने के लिए गाड़ी भी चलाना सीखना चाहता था। और उस मुकेश ने ले जाके, जो राइटर है अनीश जंग जी हैं, उनको ले जाके अपनी टूटी फूटे घर को भी दिखाया। अनीश जंग जी ने जब वहाँ की बस्ती की, जिस बस्ती में मुकेश रहता है उस बस्ती की स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें लेसन में बताई है। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ की बस्ती में देखा कि घर जो थे टूटे फूटे थे, और एक एक घर में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि एक एक घर में जो वहाँ पे लोगों के साथ साथ जानवर भी रहते थे। मतलब एक कमरे का घर होता था, मिट्टी की दीवारों की झोपड़ी होती थी, उस झोपड़ी में एक ही घर में आदमी और जानवर एक साथ रहा करते थे। और उसी में वो जो फर्नीचर्स होती थी, जो भट्टियाँ होती थी, उन भट्टियों के सामने बैठ के चूड़ियाँ जोड़ते थे। छोटे से छोटे बच्चे भी वहाँ पे यही काम करते थे, और वहाँ पे वो एक साथ नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया है कि जो वहाँ के साहूकार थे, जमींदार थे, उन्होंने बहुत ही चालाकी से वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा था। उन्होंने थोड़े से पैसे उधार दे देते थे और उसका ब्याज पे ब्याज लगा के उनको इतना कर्जदार बना देते थे कि वो थोड़े से धन के लिए उन्हीं व्यापारियों की सेवा करते थे, गुलामी करते रहते थे। और वहाँ पे जो था, लोग एक व्यापारी की गढ़ ही नहीं थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, वहाँ की जो शासन सत्ता थी, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे लोगों को गुलाम बनाने के लिए। और कभी भी अगर कोई भी नवयुवक अगर यह आवाज़ उठाता कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम कमेटी बना चाहते हैं, तो वहाँ की पुलिस जो है उन्हें जेल में डालकर मारती बहुत थी। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो थे इस काम को करने के लिए मजबूर थे। और जबकि यहाँ पे बताया गया है कि मुकेश जो है बहुत ही अलग सोच का बच्चा था, वो वहाँ पे चूड़ियाँ जोड़ने का काम नहीं करना चाहता था, वो कुछ और करना चाहता था। तो इस लेसन में बहुत ही मार्मिक ढंग से फिरोजाबाद के लोगों की स्थिति जो है राइटर ने बयान की है। अगर आपको डिटेल में जानना है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इस लेसन को पढ़ा रखा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके बताया है। ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक है, वहाँ जाके आप देख जरूर लीजिए, क्योंकि अगर उसे देख लेंगे तो ये लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझना बहुत आसान होगा। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या निकल के हमारे सामने आता है।
तो पहला क्वेश्चन देखिएगा निकला कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका सपना क्या है। तो लेसन को अभी मैंने आपको जो समरी बताई है उसमें भी बताया है, और लेसन जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें भी पता होगा कि मुकेश कौन था। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का था, और उसका सपना क्या था, उसका सपना था कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्लियर, तो इसका आंसर यही निकलेगा हमारे सामने। तो देखिए आंसर क्या निकला, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का था जो फिरोजाबाद में रहता था। वेयर एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, जहाँ पे प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने में के कार्य में था। और मुकेश हिज ड्रीम इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश का जो सपना था वो एक मोटर मैकेनिक बनने का था। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए निकला कि व्हाई डज मुकेश ड्रीम लुक लाइक अ मिराज एमिडिस्ट द डस्ट, मतलब मुकेश का सपना एक मिराज, एक कल्पना क्यों लगता था। तो वहाँ पे इस लेसन को आपको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि वहाँ जहाँ से मुकेश बिलोंग करता था, जहाँ पे मुकेश रहने वाला था फिरोजाबाद का, वहाँ पर हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त रहता था और चूड़ियाँ ही बनाता था, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं आता था। तो वहाँ पर मुकेश का ये सपना देखना कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा एक कल्पना के माध्यम था, एक कपोल कल्पना लगता था। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए आंसर क्या निकलता है। तो आंसर देखिए, मुकेश ड्रीम इज टू बी अ मोटर मैकेनिक बट हिज ड्रीम लुक लाइक ए मिराज अमिडिस्ट द डस्ट, मतलब उसका जो सपना था मोटर मैकेनिक बनने का वो कल्पना क्यों लगता था, क्योंकि ही बिलोंग सच टाइप ऑफ एरिया, वो इस प्रकार के एरिया से संबंधित था। वेयर एवरी फैमिली न्यू ओनली अ थिंग टू मेकिंग बैंगल, जहाँ पे प्रत्येक परिवार को केवल एक ही चीज़ पता थी कि चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं। वहाँ पे उनके प्रथा से अलग हटके सोचना, उनके प्रथा से अलग हटके सपने दिखना, ये एक मिराज के समान ही था। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू लर्न अबाउट फिरोजाबाद फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको फिरोजाबाद के बारे में क्या जानने को मिला। वहाँ ये जानने को मिला कि वो सबसे बड़ी ग्लास सिटी है। फिरोजाबाद जो है देश की सबसे बड़ी ग्लास सिटी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कांच का काम होता है और सबसे ज़्यादा वहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और जहाँ पर हर एक बच्चा, हर एक परिवार का हर एक सदस्य केवल चूड़ियाँ बनाना ही जानता और कुछ नहीं जानता, और वो गरीबी में जी रहे हैं। बहुत ही उनकी सिचुएशन जो है बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही दुर्दशा वाली सिचुएशन है। ये चीज़ आपको इस लेसन को पढ़कर जानने को मिलती फिरोजाबाद के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में। तो देखिए आंसर इसका यही निकलता है। देखिए आंसर क्या निकलता है। देखिए इसका आंसर क्या निकला, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब ये इंडिया के जो ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच पिघलाने वाली इंडस्ट्री का एक केंद्र था। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, और परिवार जो है पूरी पीढ़ियाँ बिता देते थे भट्टियों के अगल बगल काम करते। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन्स इन द लैंड, और धरती पर मौजूद सभी लोगों के लिए, सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते थे। इस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ बनती थी। हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको चूड़ियाँ दिखाई दे जाती थी। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज टू मेकिंग बैंगल्स, और फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार जो चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त रहता था। तो ये है इस लेसन का, इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मुकेश हाउस लोकेटेड, व्हाट इज ही प्राउड ऑफ। मुकेश का घर कहाँ स्थित था और उसको किस बात का घमंड था। तो ये चीज़ आपने अगर लेसन को पढ़ा होगा तो वो मुकेश के घर की किस एरिया में स्थित था, समरी में बताया कि वहाँ उसका घर एक गंदी बस्ती में स्थित था, और जो घर था वहाँ उस बस्ती में जो घर थे वो घर लगभग उनकी सबकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी जो कि अब टूट रही थी। और मुकेश की इस बात का गर्व था कि वो उसका घर रीबिल्ट हो रहा, दोबारा बन रहा है, इस बात का गर्व था। तो आंसर इसका यही निकलेगा। देखिए आंसर क्या निकलता है। देखिए आंसर क्या निकलता है, मुकेश हाउस लोकेटेड इन स्लम एरिया, मुकेश का घर जो है गंदी बस्ती में स्थित था। द लेंस स्टिंग विद गार्बेज, मतलब जो नालियाँ थी वो नालियाँ जो थी कूड़ों से भरी हुई थी। होम्स आर होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो टूटे फूटे घर थे उनकी दीवारें टूट रही थी। हुबली डोर्स, और उनके दरवाजे भी टूट कर लटक रहे थे। एंड नो विंडोज, और उन घरों में खिड़कियाँ भी नहीं थी। दीज आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और ये घर जो थे बिना खिड़कियों वाले जो घर थे, जो लोगों के और जानवरों और मनुष्यों के लोगों से भरे रहते थे, उसमें खिड़कियाँ भी नहीं। सोच लीजिए कैसा घर रहता होगा जिस कमरे में, मतलब एक कमरे का घर जहाँ कोई खिड़की ना हो, और एक ही कमरे में आदमी भी रहते हो और लोग भी, मतलब जानवर भी रहते हो, और आदमी एक दो नहीं, 8-8 आदमी, 10-10 आदमी। तो इस लेसन को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा, ऊपर आई बटन पे लिखा, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं।
अब यहाँ होगा कि मुकेश इज प्राउड दैट हिज हाउस इज बीइंग रीबिल्ट, और मुकेश को इस बात का घमंड था कि उसका घर दोबारा बन रहा था, यानी कि फिर से बनाया जा रहा था। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गिव अ थंबनेल स्केच ऑफ द फ्रेल यंग वुमेन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो एक दुबली पतली सी लड़की है, कौन रहती है दुबली पतली सी? लेसन को पढ़ा है तो आपने देखा सुना होगा कि लेसन में जो दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो कि मुकेश के घर पे खाना बनाती रहती है, और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी रहती है, अर्थात मुकेश की भाभी रहती है। और उसी का इसमें आपको स्केच बताना है कि किस प्रकार से उसका शारीरिक बनावट थी, उसने किस प्रकार से उन लोगों के घर पहुंचने पे व्यवहार किया, ये सारी चीजें आपको इसलिए क्वेश्चन के आंसर में बतानी है। तो देखिए क्या आंसर निकलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकलता है, द यंग वुमेन इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। हर आइज आर फिल्ड विद स्मोक ऑफ फायरवुड। उसकी आंखें जो लकड़ी के धुएं से भरी होती। क्यों भरी होती? कि जो मुकेश और जो राइटर अनीश जंगी जी जब मुकेश के घर पहुंचते हैं तो जो दुबली पतली सी लड़की रहती है वो खाना बनाती रहती है, और वो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती रहती है। तो यहाँ पर बता रही कि उसकी आंखों में जो लकड़ी के चूल्हे का धुआं था वो भरा हुआ था। तब नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। राइटर यहाँ बताती है कि जो लड़की थी वो मुकेश के हम उम्र ही थी, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी कमांड्स रिस्पेक्ट एज बहू ऑफ द हाउस, और उसे घर की बहू के रूप में बुलाया जाता था। मतलब मुकेश के हम उम्र की लड़की को घर की बहू के रूप में बुलाया जाता। सी वेल्स हर फेस बिफोर द मेल एल्डर्स, एज ए कस्टम के अनुसार जो होता है, रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार वो बड़े बूढ़े जो होते थे, घर के बुजुर्ग होते थे या बड़े होते थे, उससे मेल एल्डर्स होते थे, उनके सामने अपने आप को, अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती थी, एंड हिड हरसेल्फ, और अपने आप को छिपा लेती थी। क्लियर। इस लेसन को पढ़ने से यही जान मिला है। अब देखते अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है। सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड इफिशियंसी। कमेंट, मतलब इसमें एक और लड़की है सविता नाम की, जो कि राइटर जाके देखती हैं कि कहीं पर बैठकर किसी जगह पर बैठकर वो भट्टी के सामने उसकी आंच से चूड़ियों को बेल्डिंग करती रहती, जोड़ती रहती है। तो वहाँ कहती है सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड इफिशियंसी। इस पर आपको क्या कमेंट करना है, इस लाइन पर ये आपको बताना है। तो देखिए इस लाइन पे क्या कमेंट निकलता है। देखिए आंसर क्या निकलता है, सविता इज यंग गर्ल। सविता एक छोटी सी लड़की थी। सी हैज पुट ऑन ड्रेस, वो फटे पुराने चीथड़े से गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे। सी शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, वो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही था, वो चूड़ियों को जोड़ रही थी। ही हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक ए टोंग ऑफ मशीन, मतलब वो मशीनली यांत्रिक चिमटे की तरह उसके हाथ चल रहे थे, और वो जो चीज बना रही थी उसकी पवित्रता से, उसकी महत्ता से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड इफिशियंसी। मतलब जो चीज़ वो बना रही थी, वो चूड़ियाँ बनाई थी, चूड़ियों की पवित्रता, चूड़ियों की महत्व को लेकर वो पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, इसीलिए यहाँ पे इसे स्टेटमेंट कही गई। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है, व्हाई डू द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। मतलब लोग वहाँ पे समूह बना के क्यों नहीं काम करते थे। तो वहाँ बताया जा रहा है कि जो साहूकार थे वहाँ के नागरिकों को बहुत चालाकी से अपने जाल में फंसा लेते थे, और वो इसीलिए ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते थे क्योंकि साहूकारों के जाल में फंस के उनके कर्जदार बन जाते थे, और वो अपने मन का कुछ नहीं कर पाते थे। तो यही इसका आंसर निकलेगा। देखिए आंसर क्या निकला, मोस्ट ऑफ द यंग बेंगल मेकर्स हैव फॉलन इनटू द ट्रैप्स ऑफ मिडिल मैन। वहाँ के साहूकारों के जो ट्रैप में फंस जाते थे, बहुत सारे यंग बेंगल मेकर होते थे। दे आर टू ऑल्सो अफ्रेड ऑफ पुलिस, वो पुलिस से भी डरते थे, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो पॉलिटिशियन होते थे, वहाँ की जो पुलिस होती थी, वहाँ के जो मिडिल मैन यानी कि साहूकार होते थे, वहाँ के जो उद्योगपति होते थे, सब ये चाहते थे कि वो लोग ऐसे ट्रैप में फंसे रहे और सस्ती दर पे उनको मजदूर मिलते रहे, क्योंकि ग्लास फैक्ट्री में काम करना अपने जान को जोखिम के बराबर है। वहाँ पे लोग बहरे भी हो जाते हैं, वहाँ पे लोग अंधे भी हो जाते हैं, वहाँ लोग गूंगे भी हो जाते हैं, क्योंकि जब चूड़ियों को रगड़ा जाता है तो उसकी डस्ट निकलती है जो कि सांस के माध्यम से अंदर जाती है और कई सारे जो इंटरनल डैमेज करती है। तो वहाँ के जो मिडिल मैन होते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं, जो कारखानों के मालिक होते हैं, वो ट्रैप बिछाकर एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ के लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनको कर्जदार अपना बना लेते हैं, और मजबूरी में वहाँ के लोगों को जो है ग्लास फैक्ट्रियों में, कांच की फैक्ट्रियों में चूड़ियाँ बनाने का काम करना पड़ता है। और इस काम में वहाँ जो पॉलिटिशियन होते हैं, पुलिस होते हैं, वो उनकी पूरी मदद करती है। इसीलिए वो लोग कोऑपरेटिव नहीं, मतलब संगठित नहीं हो पा रहे थे, और उनको वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया
दैट द पुलिस विल हॉल देम अप, कि पुलिस उनको पकड़ लेगी और बीट देम, उन्हें पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गलत करने के लिए जेल में डालकर मारेगी, इसलिए वो इकट्ठा नहीं हो जाते। और इसके बाद भी एक और कारण था, देयर इज नो लीडर एमंग देम टू हेल्प टू देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उनके बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो मतलब कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो चीज़ों को डिफरेंटली देखे और उनकी मदद कर सके। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या निकला, व्हाट डू यू थिंक इज द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न इन द फैमिलीज ऑफ बेंगल मेकर्स, मतलब जो बेंगल मेकर के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की जो दुर्दशा होती थी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो क्या वो दुर्दशा होती थी, तो उसमें क्या होता था कि बच्चों जो छोटे बच्चे बढ़ते थे, जैसे 6-7 साल 8 साल के हुए, उनको चूड़ियाँ जोड़ना सिखा दिया जाता था और उनको ले जाके भट्टी के सामने बिठा दिया जाता था। वो हफ्तों हफ्तों तक घर के बाहर मतलब उस कमरे के बाहर की रोशनी को देखने के लिए तरस जाते थे, और वो उनके साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके जो पिता होते थे, उनके जो दादा होते थे, वो वहाँ के मिडिल मैन, वहाँ के साहूकारों के जाल में फंसे रहते थे। उनके कर्ज को अदा करने के लिए अपने बच्चों को भी काम पे लगाते थे, और उनके जो बच्चे और जो उम्र बच्चों के खेलने की होती थी, वो उस उम्र में वो लोग बंद कमरे अंधेरी कोठरियों में बैठकर भट्टियों के सामने कांच की चूड़ियाँ जोड़ते रहते थे। तो और जब तक वो बड़े हों, जब तक वो समझने लायक हों, तब तक उनके मन में ये चीज़ एकदम बैठ जाती थी कि अब हमें इसी भट्टी में अपनी ज़िंदगी को गुजार देना है, चाहे हम मर के यहाँ से बाहर निकले, चाहे हम अपने किसी अंग को गंवा के यहाँ से बाहर निकले, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे वो अपनी गरीबी को स्वीकार कर लेते थे। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए क्या होता है, लिखा आंसर, द वेसियस सर्कल ऑफ द मिडिल मैन एंड देयर एलीज हैज एंट्रैप्ड द पुअर बेंगल मेकर्स इन देयर नेट्स, मतलब वही चीज़ है कि जो गरीब चूड़ी बनाने वालों को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लेते थे। द स्ट्रॉन्ग होल्ड इज सफोकेटिंग, और जो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फंसा लेते थे कि उनको एक घुटन होती थी, लेकिन निकल नहीं पाते थे वो लोग उस ट्रैप से, क्योंकि ट्रैप इतना मजबूत होता था कि वो लोग निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते थे। साथ ही साथ वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, पुलिस थे, वो भी उनकी मदद करती थी, इसलिए वो ट्रैप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता था। दे हैव इम्पोज टू हैवी बर्डन ऑन लिटिल चिल्ड्रन, और वो अपना भार जो है, जो उनके ऊपर भार लगा जाता था, वो अपने बच्चों पे वही भार वो डाल देते थे। मतलब वही भार डालते थे कि कर्जा हो, इस कर्ज को आपको अदा करना है, तो वही भार अपने बच्चों पे डाल देते। दे कांट पुट इट डाउन, और वो बच्चे जो थे उस भार को हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि माइंड में शुरू से ही बिठा दिया जाता था कि आप केवल चूड़ियाँ बनाने के लिए पैदा हुए हैं और आपको इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करना है। वो चीज़ जब बच्चे शुरू से ही सीखते रहते थे, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोगों को खेलने के समय में, जब आप खेलने का समय आए, पढ़ने का समय, तो ना आपको ना पढ़ाया जाए ना खेलने दिया जाए, उसके बदले किसी ऐसे काम में लगा दिया जाए जो आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़े, तो वो प्लाइट क्या, वो दुर्दशा आपकी क्या होगी। उसी तरह से उन बच्चों की भी दुर्दशा होती थी, वही दशा उनकी भी होती थी कि वो अपने पिता द्वारा दिए गए भार को नीचे नहीं रख सकते थे। और बिफोर दे एबल टू थिंक, जब तक वो कुछ सोचने लायक हो, दे एक्सेप्ट देयर पॉवर्टी, वो अपनी गरीबी को स्वीकार कर लेते थे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन, इसमें जो मार्मिक रूप से बताया गया है कि फिरोजाबाद की कहानी कैसी है, थोड़ी बहुत समरी में बताया, थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन आंसर में बताया, ये चीज़ आपने समझ ली होगी और इन क्वेश्चंस के आंसर को आपने लिख भी लिया होगा। अगर आपको इस लेसन को डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ जाके आप इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, जो कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए, और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कुछ और क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको जानना है, तो निश्चित ही वही कमेंट बॉक्स में आइए और अपने क्वेश्चन को छोड़िए। क्या क्वेश्चन आपके पास है जिसका आंसर आपको इस लेसन से संबंधित है कि लॉस्ट स्प्रिंग, जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जिनका आंसर आपको नहीं पता है और आपको जानना है, तो मेरे कमेंट में बताइए, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से दूंगा। और भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक जो मैं लेकर आने वाला हूं, इसके जो शॉर्ट स्टोरी है, उस शॉर्ट स्टोरी से संबंधित अगला टॉपिक लेना है। और शॉर्ट स्टोरी में जो पहला लेसन है आपके सामने, द
द थर्ड लेबर जो सप्लीमेंट्री का है, इससे संबंधित मैं आपको उस लेसन को रीड कराऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो आप तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।